नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश विशेष में। और सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे, अपराधियों की खैर नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार में लगातार एक्शन जारी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है अपराधियों के खिलाफ। बागपत के कुख्यात धर्मेंद्र किरठल के खिलाफ कार्रवाई की गई है। धर्मेंद्र किरठल के घर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। मुनादी कर पुलिस ने कुर्की का नोटिस चस्पा किया। सरेंडर नहीं किया तो संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। रमाला थाना क्षेत्र के किरठल गांव में है धर्मेंद्र का घर। तो बागपत से खबर है, कुख्यात धर्मेंद्र किरठल के खिलाफ कार्रवाई होगी। धर्मेंद्र किरठल के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। मुनादी कर पुलिस ने कुर्की का नोटिस चस्पा किया। यानी अपराधियों को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी सूरत में बख्शने के मूड में नहीं है और इसलिए एक एक करके सभी अपराधियों को धर पकड़ने के लिए कोशिशें हो रही है। बागपत से खबर है, जहां पर कुख्यात धर्मेंद्र किरठल के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, नोटिस चस्पा किया गया है और सीधे सीधे कहा गया है कि हाजिर हो, नहीं तो संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। कुख्यात धर्मेंद्र किरठल को सरेंडर करने के लिए पुलिस ने बजाबते ढोल बजाकर और फिर नोटिस चस्पा कर जानकारी दी है, पूरे गांव में घूमकर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बागपत की यह तस्वीर है। कुख्यात धर्मेंद्र के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया। धर्मेंद्र पुत्र रामपाल, निवासी क्रिस्टल, थाना रमाला, जनपद बागपत। अपराध संख्या 214/20, हत्या के जुर्म में आज इसकी कुर्की की घोषणा होती है। यदि ये सरेंडर नहीं होता है तो अग्रिम कार्रवाई इसके मकान की कुर्की की जाएगी और जमीन की कुर्की होगी, इनाम घोषित होगा इस पर। ये दुर्दांत अपराधी है, इसके खिलाफ आज ये कार्रवाई की जा रही है। तो एक बार आपको फिर से बता दें, और विकास शर्मा जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, संवाददाता बागपत। विकास, कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है, इंफॉर्मेशन भी दे दी गई है ढोल बजाकर। क्या पुलिस इस बात से इत्तेफाक रख रही है कि ये कार्य करने से धर्मेंद्र सरेंडर कर देगा? ये जो पूरा मामला है ये बागपत जनपद के रमाला थाना क्षेत्र किरठल गांव का है। बता दें कि इससे पहले भी धर्मेंद्र किरठल की संपत्ति कुर्क की गई थी, लेकिन उसको सरेंडर करने के लिए कहा गया था। अभी तक वो सरेंडर नहीं हुआ था। इसी को देखते हुए आज बागपत पुलिस फिर से एक्शन में दिखाई दी और योगी सरकार का जो डंडा है, जो माफियाओं का डंडा है, वो पूरी तरह से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको देखते हुए आज उन्हें जो धर्मेंद्र किरठल है, एक बहुत शातिर बदमाश है, लूट जैसे और वारदात जैसी बागपत में है। इस वजह से उसको आज उसकी घर पर कुर्की का चस्पा चिपकाया गया और जल्द से जल्द अगर सरेंडर नहीं किया जाएगा तो उस पर इनाम भी घोषित कर दिया जाएगा। जी, कब से फरार है कुख्यात बदमाश धर्मेंद्र किरठल? ये लगभग कम से कम 6 महीने से कोई धर्मेंद्र किरठल पर कार्रवाई के लिए पुलिस आ रही है, लेकिन अभी तक वे सरेंडर नहीं हुआ। जी, क्या परिवार के लोगों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? बताया जा रहा है जिस तरह से पहले भी इसकी संपत्ति कुर्क की गई थी तो इसमें विरोध किया गया था परिवार द्वारा, लेकिन आज कुछ इस तरह से कोई विरोध नहीं दिया गया, सिर्फ चस्पा चिपकाएगा और पूरे गांव के अंदर मनादी कराई गई। लेकिन अभी तक ऐसा कोई मैसेज नहीं है कि धर्मेंद्र को जल्द से जल्द यहाँ पर अपना सरेंडर करे। और इस पर पहले भी बता दें कि 50,000 का इनाम भी रहा है धर्मेंद्र किरठल। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो धर्मेंद्र किरठल के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और पूरे गांव में घूमकर ये जानकारी दी गई है कि जल्द से जल्द धर्मेंद्र हाजिर हो, नहीं तो संपत्ति कुर्क की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां पर कुख्यात सुंदर भाटी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हरेंद्र नागर हत्याकांड में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। सुंदर भाटी समेत 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मृतक पुलिसकर्मी को 1 लाख की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। तो कोर्ट का बड़ा फैसला, कुख्यात सुंदर भाटी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें, हरेंद्र नागर हत्याकांड में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। मृतक पुलिसकर्मी को यानी उनके परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। तो कुख्यात
सुंदर भाटी उम्र भर जेल में रहेगा। एक बार आपको फिर से बता दें, कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। हरेंद्र नागर हत्याकांड में कोर्ट का ये जजमेंट आया है। मृतक पुलिसकर्मी को यानी उनके परिजनों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां पर सुंदर भाटी जो कि कुख्यात बदमाश है, फिलहाल हत्याकांड के आरोप में जेल में बंद है। लेकिन आज कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसमें यह कि ताउम्र जेल में बंद रहेगा, यानी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आगे बढ़ते हैं। यूपी पुलिस ने मुख्तार पर कार्रवाई का ब्यौरा जारी किया है। माफिया मुख्तार अंसारी पर 52 मुकदमे दर्ज हैं। बाराबंकी एम्बुलेंस मामले में भी मुख्तार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्तार की 192 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। तो कुल 52 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें बाराबंकी एम्बुलेंस मामले में भी मुख्तार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि 192 करोड़ की संपत्ति मुख्तार की जब्त की गई है। अब तक 192 मुख्तार गैंग के 96 लोगों के यानी 72 सहयोगियों के शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए हैं। यूपी पुलिस ने मुख्तार पर कार्रवाई का जो ब्यौरा जारी किया है, लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। तो लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। बहुत ही जल्द मुख्तार अंसारी को यानी 8 तारीख से पहले उत्तर प्रदेश लाया जाएगा पंजाब के रोपड़ जेल से, और 192 करोड़ की संपत्ति भी सरकार ने अब तक जब्त की है। तो 192 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है अब तक सरकार के द्वारा। माफिया मुख्तार अंसारी पर 52 मुकदमे टोटल दर्ज हैं। बाराबंकी एम्बुलेंस मामले में भी मुख्तार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुख्तार अंसारी के द्वारा पूर्व में पूर्वांचल में कई जघन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया है तथा पुलिस कर्मियों की भी हत्या की गई है। मुख्तार अंसारी द्वारा प्रदेश के कुख्यात अपराधियों शूटरों का एक गैंग बनाकर समीपवर्ती राज्य बिहार के शहाबुद्दीन गैंग से भी संपर्क बनाकर अपना एक मजबूत आपराधिक नेटवर्क तथा आपराधिक साम्राज्य स्थापित किया गया है। आतंक और अपराध के कारण मुख्तार अंसारी के द्वारा पूर्वांचल की कोयला मंडियों तथा ठेकों पे अपना आधिपत्य स्थापित कर करोड़ों रुपए की मासिक उगाही पहले की जाती रही है तथा व्यापारियों को भी धमकी देकर उनसे गुंडा टैक्स की वसूली की जाती रही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार की सख्त कार्रवाई के फलस्वरूप मुख्तार अंसारी के गुर्गों तथा उसके शरणदाताओं को सख्त कार्रवाई करते हुए इनके आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त किया गया है। मुख्तार अंसारी द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करते हुए तथा इसके द्वारा किए गए अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया गया है। इसके गैंग और उसके सहयोगियों के कब्जे से जब्त, अवमुक्त तथा ध्वस्त की गई संपत्ति का अनुमानित मूल्य लगभग 192 करोड़ 6,22,000 रुपये है। उक्त गैंग के अन्य बेनामी अवैध संपत्तियों का भी चिन्हीकरण किया जा रहा है तथा उसे भी जब्त करने के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुख्तार अंसारी गैंग की इस बीच बड़ी खबर, कल मुख्तार अंसारी को हैंडओवर करेगी पंजाब सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस को। आपको बता दें कि आज यूपी पुलिस को नहीं सौंपा जाएगा मुख्तार। कल सुबह मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस रवाना होगी पंजाब के रोपड़ जेल से। तो आपको बता दें कि पंजाब के रोपड़ जेल में बंद है माफिया मुख्तार अंसारी, और आज नहीं बल्कि कल सुबह हैंडओवर किया जाएगा। तो मुख्तार अंसारी को लाने के लिए उत्तर प्रदेश से पुलिस टीम वहां पर पहुंच चुकी है, और आपको बता दें कि आज ही हैंडओवर होना था, लेकिन कल सुबह हैंडओवर किया जाएगा और कल सुबह रवाना होगी उत्तर प्रदेश की पुलिस। यानी पंजाब सरकार की तरफ से मुख्तार अंसारी को कल सुबह हैंडओवर किया जाएगा। 8 तारीख से पहले उत्तर प्रदेश लाना है मुख्तार अंसारी को, और कल सुबह उत्तर प्रदेश पुलिस रवाना होगी। आगे बढ़ते हैं, बात कोरोना की करेंगे। यूपी में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का आंकड़ा
पिछले 24 घंटे में 3,999 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत भी हुई है। लखनऊ में 24 घंटे में 1133 नए केस सामने आए हैं, जबकि कानपुर नगर की बात कर ली जाए तो 208 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। प्रयागराज में 479, वाराणसी में 337 नए मरीज सामने आए हैं। तो कोरोना लगातार बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 3,999 मामले सामने आए हैं उत्तर प्रदेश में, जबकि 13 लोगों की मौत हो गई है। आगे बढ़ते हैं, मथुरा से खबर है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर हुई सुनवाई, तीनों पक्षकारों को मुकदमे से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं। तो तीनों पक्षकारों को मुकदमे से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं। आपको बता दें कि याचिका में ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। मनीष यादव ने भगवान कृष्ण का वंशज बताकर दाखिल की है याचिका। 30 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई। तो 30 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि मथुरा से खबर है, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। तीनों पक्षकारों को मुकदमे से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं। याचिका में ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है और मनीष यादव, जो भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताकर याचिका उन्होंने दाखिल की है। आज सुनवाई के दौरान 2 पार्टियां हाजिर हो गई हैं। उनको हम लोगों ने अपने याचिका की कॉपी भी रिसीव करा दी है और अगली तारीख 30/4 सुनिश्चित हुई है, उस पर सुनवाई होगी। अपनी सुरक्षा को लेके भी कुछ आपने एक एप्लीकेशन? आज सुरक्षा को लेकर हम लोगों ने एप्लीकेशन मैडम को रिसीव करा दी है, दे दी गई है। अब उस पर न्यायालय संज्ञान लेगा क्या होना है। किससे क्या खतरा पता है? ये इंटरनेशनल मुद्दा है। श्री कृष्ण जन्म स्थान का जो है ये राष्ट्रीय मुद्दा है और चूंकि इस मुद्दे को उठाने में सबसे अहम योगदान हम लोगों का रहा है, हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की शुरुआत से, जेल भी भर दी हम लोगों ने, तो इससे हम लोग काफ़ी खतरा एक विशेष समुदाय से है, तो इसलिए हम लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से एप्लीकेशन में ये इसकी जो डेट पड़ी थी उस पर आज अभी तक 3 डिफेंडेंट आ चुके हैं। डिफेंडेंट नंबर 2, 3 और 4 सभी को कॉपी और ये जितनी प्लेंट थी उसकी सबकी कॉपी सप्लाई कर दी गई और डिफेंडेंट नंबर 1 अभी नहीं आए हैं। अगली डेट 30 अप्रैल की रखी गई है। देखते हैं उसमें वो आते हैं या फिर फर्दर जो भी अपनी जो रणनीति होगी उस पर काम किया जाएगा। कौन कौन से पक्ष आज उपस्थित? इसमें एक तो श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और एक जो शाही जो मस्जिद ईदगाह मस्जिद है उस कमेटी के उसकी तरफ डिफेंडेंट नंबर 2 आए थे। 3 पक्षकार मौजूद रहे। 3 पक्षकार मौजूद रहे। ये इसकी जो डेट। इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दबंगों ने युवक पर हमला किया है। लाठी डंडों से हमला किया गया है। आपको बता दें कि रिवॉल्वर से भी युवक पर हमला किया गया है। युवक पर हमले की जो घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र की यह घटना है। लखनऊ से खबर आ रही है, जहां पर दबंगों ने एक युवक पर हमला किया है। पहले लाठी डंडों से, फिर रिवॉल्वर से और काफी देर तक ये चलता रहा। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से दबंगों ने एक युवक पर हमला किया। वह खबर बलिया से है, जहां पर पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। आपको बता दें कि दोनों गुटों के मारपीट में महिला समेत 2 लोग घायल हुए हैं। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सुखपुरा थाना क्षेत्र के भवरपुर गांव का यह मामला है, जहां पर पुरानी रंजिश मामले में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई और इस मारपीट में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। कुछ लोग चोटिल भी हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सुखपुरा थाना क्षेत्र का मामला है। तो पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। महिला समेत 2 लोग जख्मी हैं इस मारपीट में। दोनों घायलों को, यानी सभी को, जो जितने भी लोग जख्मी हुए हैं, सबको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है और पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तो हम लोग भाग अपने द्वार पर खड़े हुए। उसके बाद ये लोग लगे थे मेरे घर में घुस कर हथियार से और मेरे पति को मरे हुए छोड़कर मारकर भाग गए। आपके साथ भी वो मारपीट की? हमें भी पटक कर मार
मारपीट की घटना है जिसमें एक की हालत थोड़ी गंभीर है, उसका पैर भी फ्रैक्चर लग रहा है, उसका मेडिकल मुआयना करा दिया गया है, बाकी एक्सरे एडवाइस कर दिया गया है। सुपुरा थाना क्षेत्र। लखनऊ से खबर है जहां पर सीएम योगी ने आज कोरोना वैक्सीन लगवाई है। सिविल अस्पताल में वैक्सीन की पहली डोज ली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। वैक्सीन लेने के बाद बोले सीएम योगी, ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, लोगों को पूरे सम्मान के साथ टीका लगवाना चाहिए। आज मैंने भी कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही देश की इस लड़ाई में देश के और दुनिया के लोगों को बचाने के लिए भारत ने जो 2 स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की हैं, उसमें मैंने भी आज वैक्सीन ली है। देशवासियों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार। आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद से खबर है जहां पर फिरोजाबाद दौरे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे, जहां सियर मंदिर में अखिलेश यादव ने पूजा अर्चना की है। पूजा अर्चना के बाद बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, नक्सली हमले पर उन्होंने दुख जताया। अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। आखिर सरकार क्यों नाकाम हो रही है? सरकार को इतना समय मिला फिर भी नक्सली हमले क्यों हो रहे हैं? तो आपको फिर से बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव फिरोजाबाद के दौरे पर पहुंचे थे। दुख है इस बात का कि लगातार नक्सलियों और हमारी फौज का जब मुकाबला होता है या पैरामिलिट्री का मुकाबला होता है, बड़ी संख्या में जान गई हैं। मैं उन शहीदों को याद करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवारों को जो दुख मिला है, इस दुख की घड़ी में हम हैं और मेरा मांग यही है कि सरकार इन शहीदों का पूरा सम्मान करे और सरकार। हरदोई से खबर है जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। भारी मात्रा में अवैध असलहा और उपकरण बरामद किए गए हैं। गन्ने के खेत में चल रही थी अवैध असलहा फैक्ट्री। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की। शाहबाद कोतवाली के हिरोली गांव का यह मामला है जहां पर गन्ने के खेत में अवैध असलहा की फैक्ट्री चल रही थी, जिसे पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की है। शाहबाद कोतवाली के हिरोली गांव का यह मामला है। कोतवाली शाहबाद के हिरौली गांव में एक गन्ने के खेत में सूचना मिली थी कि वहां अवैध कट्टे बनाने की फैक्ट्री है। इस सूचना पर हमारे इंस्पेक्टर शाहबाद और देवेंद्र सिंह एसआई, योगेश कुमार एसआई और अपने मैं पुलिस बल के साथ गए, गन्ने के खेत को घेरा। वहां पर जो 3 लोग पकड़ में आए, एक फरार हो गया है। जो इसमें रमेश पुत्र राम सागर है, इसके बुलावे पे इसका दोस्त राधे श्याम जो मेन मिस्त्री है, वो कट्टे बनाने का काम 10-12 दिन से ये लोग कर रहे थे गन्ने के खेत में। और एक विनोद पुत्र राम स्वरूप है, ये सप्लाई का काम करता था, जो फरार है। एक जो कट्टा खरीदने वाला है, वो भी खरीदने के लिए आया हुआ था उस समय, वो भी पुलिस की हिरासत में है। और इन लोगों के पास से 5 अदद 315 बोर के कट्टे बने हुए बरामद हुए हैं। अर्ध निर्मित कट्टे ढेर सारे बरामद हुए हैं। इसके अलावा जिंदा कारतूस और 13 अदद खोखा कारतूस विभिन्न बोर के बरामद हुए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।